नमस्कार बच्चों। आज करेंगे बेटा हम आरोह पुस्तक की हमारी जो 4th कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा में रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है बेटा, जो रघुवीर सहाय हैं वो क्या हैं? हिंदी के एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं, जिनका जन्म 9 दिसंबर सन 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। मतलब ये जो हैं ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध होता है बेटा, संबंधित रहे। इनका संबंध जो है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से भी रहा है। फिर इन्होंने हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका जिसका नाम है कल्पना और दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी ये जो हैं जुड़े हुए थे। इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सन 1990 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में जो है बेटा इनका निधन हो गया था। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। कि इनका मानना था कि जब मैं मतलब इस जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है उस चीज़ के ऊपर बोलूँगा, मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखूँगा, तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा कि मतलब उसका प्रभाव, उसका असर जो है ज़रूर होगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, कि जो एक राजनीतिक सत्ता का जो एक तिलिस्म गढ़ चुका है, भले ही वो न टूटे, लेकिन जो पाठक है उसके अंदर का जो एक कायरता आप कह सकती हो, उसके अंदर की कायरता जो है वो अवश्य ही टूटेगी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। समकालीन हिंदी कविता बेटा आधुनिक हिंदी के विकास के लिए जो काव्य आंदोलन हुआ उसके बाद शुरू हुई थी हमारी समकालीन हिंदी कविता, जिसमें जो है आधुनिक कविताओं से मतलब बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन आए थे समकालीन हिंदी कविता के अंदर। नागर होता है बेटा नगर से संबंधित, यहाँ पर आप कह सकते हो एक तरह का सभ्य पुरुष का चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस यहाँ पर आप कह सकते हो बेटा खरी भाषा, शुद्ध भाषा। वैसे बेलोस का मीनिंग होता है कि किसी का लिहाज न करने वाला, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की सोच समझ कर नहीं लिखता कि मैं ये कहूँगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे को क्या तकलीफ़ होगी। वो एक शुद्ध भाषा का, अपनी बात को कहने के लिए खरी भाषा का प्रयोग करते थे। उसी में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी होता है बेटा आग लगाना मीन्स भड़काना कह सकते हो आप। राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज होता है खलबली मचाने वाली, ठीक है, रपटे नहीं रह जाता, बल्कि क्या है आत्मान्वेषण। ये किससे मिला है बेटा? आत्मा प्लस अन्वेषण, किससे मिलकर बना है ये? आत्म प्लस अन्वेषण से। आत्म मतलब अपना और अन्वेषण होता है खोज करना, तो अपने अंदर झांक कर देखना। आत्मान्वेषण हो गया अपने आप को जानना का माध्यम बन जाता है। यह ठीक है कि वे पेशे से पत्रकार थे,
लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। नाटकीय वैभव मतलब नाटकीय शानो शौकत दी। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर थी। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ मतलब उनकी कविताओं में जो है बेटा व्यक्तिगत स्मृतियों पर आधारित नहीं थी उनकी कविताएं। उनकी कविताएं क्या थी? वर्तमान पर आधारित थी। जो वो वर्तमान में समाज के अंदर देखते थे उन्हीं को वो कविताओं में ढाल देते थे। इसलिए उनके दोनों भाव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास, मार्मिक चमक और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। कविता पटी पड़ी है मतलब यहाँ पर भरी पड़ी है। छंदानुशासन, छंदों का जो अनुशासन है, अगर उस लिहाज से, उस लहजे से देखा जाए तो वे क्या हैं? अनुपम है। अनुपम होता है बेटा जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके। तो अनुपम है वो, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं बेटा तब हमें पता चलता है कि उनकी कविताओं में जो है बेटा क्या है, मतलब बिल्कुल एक बातचीत की सहज शैली, जिसको हम संवादात्मक शैली भी कह सकते हैं, उस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। बतौर पत्रकार, एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा कि जो कवि के जीवन में, कवि जो है घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखता है। मतलब किसी भी घटना में वो कष्टदायी स्थिति और दुख को जो है वो पहचान लेता है और उसी को अपनी रचना में डाल देता है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकारना। बेटा ये चीज़ें जो हैं आपकी काव्यगत विशेषता में, भाषागत विशेषताओं में काम आती हैं। जो रघुवीर सहाय की उनकी कविताओं की जो दूसरी विशेषता है वो बेटा क्या है? छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना। उनका मानना था कि समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर, हाशिए होता है किनारे पर रखा जाता है, कि ऐसी समस्याएं जिनको समाज, हमारा समाज जो है मामूली मानता है कि ये तो साधारण सी बात है, ऐसा तो होता ही रहता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। लेकिन जो रघुवीर सहाय जी थे उन्होंने उनको भी, उनके अनुभवों को भी, ऐसे व्यक्तियों के अनुभव कह सकते हो, ऐसी समस्याओं का जो उन्होंने अनुभव किया समाज में रहते हुए, उसे अपनी रचनाओं का विषय बनाया। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाएं होती है, समाज की कठोर स्थितियाँ को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए हैं। उनका एक काव्य संग्रह है। क्या है? लोग भूल गए हैं। उनका एक काव्य संग्रह है जिसमें संकलित है ये कविता, वहाँ से ली गई है, जिसमें क्या कह रहा है वो कि शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। मतलब क्या कह रहा है? शारीरिक चुनौती को झेलते हुए, कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही शारीरिक चुनौती को झेल रहा है, ठीक है, अपने मतलब शरीर का एक अंग खराब हो जाना एक बहुत बड़ी चुनौती के समान है बेटा, उसको झेलता हुआ व्यक्ति फिर टेलीविज़न कैमरे के सामने तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का पसीना छूट जाता है, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही जो क्या हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा उस व्यक्ति को। और ऊपर से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि जिससे उसके अंदर की जो कह सकते हो पीड़ा, एक तरह का जो दर्द उसका छिपा हुआ है,
जो सो चुका है उसको क्या करेगी वो, दूरदर्शन संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसको खुरेदने का प्रयास करेगा, खुरेदने की कोशिश करेगा। और उससे भी क्या है बेटा, उससे भी बड़ी बात है कि वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये उम्मीद, मतलब अपेक्षा होता है आशा, इसका विपरीत होता है उपेक्षा, जिसको आप कह सकते हो इग्नोर करना, अनादर करना, तिरस्कार करना, ठीक है। तो वो उस व्यक्ति से भी ये आशा रखेगा कि जो उसके हाव भाव, भंगिमा होती है हाव भाव, कि जो उसके हाव भाव हैं वो भी ऐसे हों कि वो व्यक्ति जो है, जो पहले से ही पीड़ा से भरा हुआ है और जिसकी जो उसकी पीड़ा है, मतलब वो कोशिश करेगा बेटा, वो चाहेगा, कोशिश नहीं वो चाहेगा, मतलब कि वो व्यक्ति के हाव भाव जो हैं उसके चेहरे पर नज़र आएँ जो उसके हृदय में कहीं किसी कोने में दबे पड़े हैं, ठीक है। और क्या करेगा बेटा, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा को क्या है, पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। कि होना तो ये चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रति जो दूरदर्शन का संचालक है, जो एक बहुत बड़े पर्दे तक उसकी पीड़ा को पहुंचाना चाहता है, लोगों के अंदर उस व्यक्ति के लिए करुणा जगाना चाहता है, उस समस्या के लिए करुणा जगाना चाहता है, वो खुद जो है खुद भी संवेदनशील रहे और जो पर्दे पर उभारने का मतलब जो सामने लोग देख रहे हैं दर्शक वर्ग को भी संवेदनशील बनाए, इसका जो दावेदार है, इसका जो जिम्मा है वो किसके ऊपर होता है, दूरदर्शन संचालक के ऊपर होता है। लेकिन होता क्या है बेटा, लेकिन विडंबना यह है कि दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के अंदर उसके लिए करुणा जगाना चाहता है वो खुद क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए संवेदनहीन हो जाता है। किसके कारण, कारोबारी दबाव के कारण, क्योंकि वो जो है अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता है। और उसका कार्यक्रम कब सफल बनेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके कार्यक्रम को देखेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जब वो व्यक्ति, वो अपाहिज व्यक्ति तो अपने दर्द के कारण रो पड़ेगा और जो देखने वाले दर्शक हैं वो करुणा के कारण रो पड़ेंगे, तो उसको जो है तो दूरदर्शन संचालक का जो उद्देश्य था वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसीलिए वो खुद क्या हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है। और ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बेटा आप मतलब आप कह सकते हो उस व्यक्ति से पूछता है जो मानवता को जो है चीर-चीर कर दे। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न के माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। कि वैसे तो उन्होंने टेलीविज़न माध्यम से केवल इस चीज़ से ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो दूसरों के दुख तकलीफ़ को बेचकर जो है अपना काम निकलवाना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो है इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। इसलिए कवि ने मतलब क्या अपनाया है कि किस चीज़ को केंद्र बिंदु बनाया है, संवेदनहीनता को। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, कि किस तरीके से जो कार्यक्रम जो है उस पीड़ित व्यक्ति के लिए लोगों के अंदर करुणा जगाने के लिए आरंभ किया गया था, अब वो क्या बन गया है, वो क्रूरता, वो निर्दयता का माध्यम बन गया है। वो व्यक्ति जो दूसरों के अंदर उस व्यक्ति के लिए करुणा जगाना चाहता है वो स्वयं ही क्या बन गया है, निर्दयी बन गया है। और ऐसे ऐसे प्रश्न जो है उस व्यक्ति से पूछता है जिससे उसकी सोई हुई पीड़ा जो है वो जग जाए, उसके चेहरे पर उभर आए और उसके दर्द के कारण उसके आंसू निकल आए। बेटा कल करेंगे हम अपनी कविता शुरू, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा।